जो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कल आपको सर ने एक विस्तृत नोट्स आपको भेजे हैं। तो उस नोट्स में लिखा गया है प्रेरित प्रजनन के बारे में। आखिर प्रेरित प्रजनन क्या है ना। जब बारिश के समय मछली ब्रीड करती है, प्रजनन चलता है, तो जहाँ की 15 जून से 2 सितंबर तक इनकी प्रजनन के समय होता है, क्योंकि बारिश होते हैं तेज। और बारिश होते ही जैसे ही प्राकृतिक जो तापमान परिवर्तन होता है और तेज बारिश में ये जो मैच्योर या तो ग्रेविड फिश है, ग्रेविड फिश किसे कहेंगे ना, जिसकी पेट अंडे से भरा होगा जिस मछलियों में, और मेल मछली में शुक्राणु भरे रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविड फिश कहते हैं। तो इस ग्रेविड फिश को ये प्राकृतिक रूप से भी ये अंडे पानी में छोड़ते हैं, और इसको हम आर्टिफिशियली भी इनकी हम प्रजनन करवा सकते हैं। जो कि प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो ग्रेविड फिश की जो लक्षण है, मानो ये मछली है, इस मछली की इस क्षेत्र को कहते हैं क्लोआकल क्षेत्र कहते हैं। क्लोआका का ऑस्कर मतलब क्या है, जहां इनकी यूरिनोजेनिटल सिस्टम खुलता है, यानी गुदा के पास प्रजनन के जो नाली है और जो मुक्त नाली है वो दोनों खुलते हैं। इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इसे क्लोआका ऑस्कर कहते हैं। इस जगह हेड नाम दिया गया विज्ञान सम्मत, ये रेड कलर की हो जाता है, लाल रंग की हो जाती है। जब लाल रंग की हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये मछली ग्रेविड हो गया। और वेट की जो बेली है, पेट है, इस पेट में अंडा भरा रहता है। तो हम लोग यदि इसको पुश कर ऊपर किया तो यहाँ से ये अंडे बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग इसको स्ट्रिपिंग मेथड से इसको हल्का सा स्ट्रिप पर दबाने के साथ साथ मछली के अंडे ये बाहर निकल के आ जाता है। तो हम लोग इसे कहेंगे ये मैच्योर परिपक्व एक फीमेल फिश है। इसी प्रकार यदि मेल मछली की बात करें, उस मेल मछली का ठीक इस क्षेत्र में ये भी रेडिश हो जाता है। यहाँ हम जब जैसी बेली जो बिजली स्थल पर पुश करेंगे, दबाएंगे ऊपर की ओर, तो वहां से सफेद रंग की एक पदार्थ निकलता है जिसका मिल्क कहते हैं। और इस मिल्क में क्या होता है ना, शुक्राणु अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार मछली को हम कहते हैं परिपक्व मछली। यदि हम यहाँ देखेंगे, देखो एक अंडे है, इस मछली का पेट यदि हम काटे तो यहाँ हम लोग इस प्रकार के भरा हुआ अंडे देखने को मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, जो पहला जो है जो भी फिश ब्रीडिंग स्टेशंस है जहाँ की मछली प्रजनन कराया जाता है, वहाँ क्या होता है, पहले यहाँ पर इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूज मशीन हुआ करता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है ये हैंड सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ट्यूब लगा रहता है, ये रोटर कहते हैं। और इस सेंट्रीफ्यूज में जो क्या आप लोग रखते हैं ना, जो फ्यूज ग्रंथि मछली में हम लोग याद देखेंगे, इस जगह फ्यूज ग्रंथि होता है। इसको हम फ्यूज ग्रंथि को जैसे कट करके निकाल के एक इस प्रकार की एक ट्यूब के अंदर हम इसको जमा करते हैं। हम लोग फिश मार्केट में जाके भी जो मछली वाले हैं, मछली काट के बेचते हैं, उनके बोलते हैं भैया से आप फ्यूज ग्रंथि को निकाल के दे, तो फ्यूज ग्रंथि निकाल कर दे देगा और इसको ये जमा करके रखेगा। हम आपको काट करके भी दिखाऊंगा, जब हमारा कोर्स संपन्न होने जाएगा उस समय आपको एक डिसेक्ट करके हम दिखाएंगे जो कैसे फ्यूज ग्रंथि कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। और इसमें जो अंडाशय जो है, अंडाशय कहाँ होता है, क्योंकि अभी प्रजनन खत्म हो चुका है, इसलिए अंडाशय जो है ये रिग्रेस अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार की फ्यूज ग्रंथि कलेक्ट करने के बाद इसे हम कहते हैं एक होमोजेनाइजर मशीन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन मशीन क्या है ना, यहाँ एक चीनी मिट्टी की एक ये लगा रहता है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में घूमता रहता है, यहाँ एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर को जैसे स्विच में स्पिन करेगा, घूमेगा, तो ये जो है यहाँ मैटर है, इस मैटर मच जाएगा। मरने के बाद हम इसको जैसे मच जाएगा, थोड़ा पानी हम लोग जानते हैं इसमें क्या सलाइन भी डाल सकते हैं, और कभी कभी अल्कोहल से भी हम कर सकते हैं। फिर जैसे मसले के साथ हम क्या करेंगे, इनको लेके सेंट्रीफ्यूज मशीन में दोनों ट्यूब डालेंगे, दोनों को आधा आधा करके वजन लेके इनको डालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है ना, ये भी एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है जिसको हैंड सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। उसको हम जैसे हाथ में घुमाएंगे तो ये जो रोटर है ये ऐसा स्पिन करेगा, घूमेगा। घूमते ही क्या होगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो मथे हुए है उसका जो
तो इस प्रकार के दोनों ट्यूब में यहाँ तो पिट्यूटरी की जो डेफिशिएंसी है मलबा है वो जमा हो गया, यहाँ जो है एक तरल जो है सुपरनेटेंट है वो बाहर आ गया। तो इस सुपरनेटेंट को हम इंजेक्शन के तहत हम प्रयोग कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, कटला के लिए कटला मछली की जो पीयूष ग्रंथि है उसको डाले तो अधिक असरदार होगा। रोहू के लिए रोहू की पीयूष ग्रंथि है उनकी इस प्रकार का जो सुपरनेटेंट है ये अधिक असरदार होगा। तो हर मछली का स्पेसिफिक होता है, लेकिन आजकल बाजार में बहुत ही सिंथेटिक हार्मोन्स पाया गया है जिससे हम प्रेरित प्रजनन कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे किस जगह में हम कैसे मछली को इंजेक्ट करेंगे ना। इसकी जो तरीका है जनरली क्या कहा जाता है ना, 2 mg से 3 mg पर kg बॉडी वेट, अर्थात मछली का वजन जितना होगा उस वजन के हिसाब से 2 से 3 mg पर kg। मान लीजिए 5 किलो मछली है तो इस मछली को कितना इंजेक्शन डोज देंगे हम लोग, 5 × 3 अर्थात 15 mg हम इंजेक्शन देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम जानते हैं किसी मछली यदि अधिक परिपक्व हो जाए तो ये इंजेक्शन असरदार हो जाएगा और कुछ मछली यदि परिपक्व नहीं होते हैं उनमें 2 बार भी इंजेक्शन देना पड़ता है। और इस इंजेक्शन देने की जो समय है ये कब होता है ना, ये ठीक शाम के समय सूरज ढलते समय हम इंजेक्शन प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है ना, इंजेक्शन देने की जो बिंदु है इसे कहते हैं कॉडल क्षेत्र कहते हैं। क्यों यहाँ देते हैं, शरीर का अन्य हिस्सा में क्यों नहीं देते हैं ना, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है यहाँ अधिक से पाया जाता है, इसलिए यहाँ हम लोग देंगे इंजेक्शन तो तुरंत रुधिर परिसंचरण तंत्र से ये इस प्रकार की गोनड विकास जो है वो पहुंच जाएगा। इसीलिए हम लोग इंजेक्शन जो है यहाँ प्रयोग करते हैं। ये इंजेक्शन की डोज है 2 mg भी दे सकते हैं, 2 से 3 mg हम लोग प्रयोग कर सकते हैं पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। और प्रयोग करने के साथ यहाँ जो है ये मछली को लेके आप हापा में डालते हैं। हम लोग हापा के बारे में नेक्स्ट बताएंगे, जो ब्रीडिंग हापा क्या है, हैचिंग हापा क्या है, फिंगर लिप्स को जो बढ़ाने के लिए जो अंडे हैं उस अंडे को परिवर्तन के लिए क्या आता है वो हम लोग बताएंगे। आज मैं एक मत्स्य पालन की एक नई दिशा है जो नई शुरुआत हुआ है उसके बारे में आज आपको चर्चा करूंगा, जो कि राजस्थान में भी इनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया चल रहा है, जयपुर व अन्य क्षेत्रों में, जो कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। पहले बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है ना, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग मतलब कहते हैं ना, हम लोग जानते हैं जो शहर में रहने वाले उनके पास जो स्थान की कमी होता है, स्थान का अभाव होता है, और उस स्थान की कमी में अपने घर के छत पर भी मत्स्य पालन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा फिश है, कल हम नेक्स्ट पहले क्लास में आपको परिचय कराया था विभिन्न प्रकार की मछलियों के साथ। आज भी मैं ऐसा कुछ 4-5 ऐसा वेराइटीज है जिसको हम लोग बायोफ्लॉक फिश फार्म की तरह हम पाल सकते हैं। तो इसमें क्या बायोफ्लॉक फिश फार्म में क्या है ना, घर के अंदर एक 6 से 10 हज़ार कैपेसिटी वाले किसी टैंक हो सकता है, सीमेंट टैंक बना हुआ हो, जो हम एक जस्ट एक दिखाने के लिए चित्र बनाया हो, जिस टैंक का इस प्रकार से हो जिसके अंदर पानी की भराव क्षमता करीब 9000 लीटर तक हो। तो उस पानी में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली हिस्सा में ये देखो कैसा स्लैंट करके आ रहा है, तो यहाँ क्या क्यों इस प्रकार के रखा गया, तब पानी के लिए ऊपर टैप लगाया हुआ है, और जब हम मछली को पकड़ेंगे उसके लिए क्या ये टैप हो गया कि यहाँ से पानी बाहर निकाल के ये बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा ना, फिश को हम इजीली पकड़ सकते हैं। जो बाहर हम तालाब में जो मत्स्य पालन करते हैं उसकी वजह इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है ना, हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं और सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग मतलब क्या है ना, मछली जो नेचुरल अवस्था में पानी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, इसके अतिरिक्त उनकी ग्रोथ का वृद्धि के लिए हमें कुछ बाहर से खाना आपूर्ति करना पड़ता है। उस खाने में मछली के लिए 25% जो फूड है मछली उसको शरीर में लगता है, उसको बाद में 75% है वो एक्सक्रीट कर देता है, अर्थात बाहर छोड़ देता है। तो बाहर छोड़ने पर उस जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को काम में लेने के लिए हमें इस प्रकार की फार्मिंग का एक कल्पना किया गया, उसको किया जा रहा है।
विभिन्न राज्यों में इसकी बहुत आयत इस प्रकार की विधि को अपनाया जा रहा है, जैसे बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में भी इनकी ट्रेडिंग शुरू हुआ है। इससे क्या होता है, हम अपना छत के ऊपर भी कर सकते हैं, जो मकान है मकान के ऊपर भी कर सकते हैं, इनके लिए ज़्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें जो विशेषता होती है, इसमें बिजली की जो आपूर्ति है ये पूरे टाइम 24 आवर्स को बिजली की आपूर्ति करना पड़ता है, क्योंकि ये जेतु टैंक के अंदर है पाला जा रहा है, तो इसमें क्या उनकी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन देने के लिए हम बाजार में अवेलेबल है एरेटर व वाइब्रेटर कहते हैं। इस प्रकार से ये ट्यूब है और यहाँ से एयर फ्लो होता है, और एयर फ्लो होने से यहाँ का बुदबुदा उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है ना वाटर जो है उसके जो ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मछलियाँ है, यहाँ तो मछली पाले जा रहा है, और इस मछली को जैसी ऑक्सीजन की कमी होगा तो इस विधि से ऑक्सीजन का यहाँ आपूर्ति किया जाएगा। तो इसीलिए क्या है, फुल टाइम हमें पावर सप्लाई होना जरूरी होता है, जैसे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। यहाँ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो रेस्पायर करते हैं, और इस प्रकार की जो न्यूट्रिएंट्स जो पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करके मछली के खाने के लिए पुनः काम भी यूज हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो है हम लोग इस विधि में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत एसेंशियल हो जाता है। ये बहुत लाभदायक बिजनेस है, और इसमें जो हम मछलियाँ पालते हैं जिसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है वो कौन सी है ना, जियोल फिश। जियोल फिश मतलब क्या है, जो कि सड़े हुए पानी में पनपने वाला रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जिसके अंदर पहले दिन में आपको बताया था, जैसे ये है, ये मछली है, ये है, हम इसको कहते हैं सिंगी मछली। इनको हम इस प्रकार की बायोफ्लॉक फार्मिंग में हम इसको पाल सकते हैं। ये मछली है, इसे कहते हैं मोरल्स यानी स्टार्नस स्ट्राइटस। ये बड़े बड़े मछली को हम इस प्रकार के सीमेंट सिस्टम में इनको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये मांगुर, इस मांगुर का भी हमने यहाँ हम लोग पाल सकते हैं। और एक मछली है, हम यहाँ हमारे पास यहाँ नहीं है, जो कि अन्य कैटफिश है, पंगास बोलते हैं, पंगासियस पंगासियस। इनको भी अंदर फार्मों में कल्टिवेट किया जा रहा है, इसको पालन किया जा रहा है। तो इसमें ये जो सीमेंट सिस्टम है, जिनकी हम प्लास्टिक का भी ले सकते हैं टैंक, या सीमेंट से बना हुआ ये भी टैंक हम लोग यूज काम में ले सकते हैं, जिसकी करीब 9000 लीटर करीब पानी की भराव क्षमता हो, और जहाँ एक डायरेक्ट नाव से पानी दिया जा सकता हो। और इसको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की मछली जो है अधिक से अधिक एमोनिया छोड़ती है, और एमोनिया इसके हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर हमेशा तापमान, नियंत्रित तापमान लेना पड़ेगा। यदि अधिक गर्मी हो तो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पानी से ज़्यादा बाहर चले जाएंगे टूट के। इसीलिए क्या है, हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो आजकल विभिन्न प्रकार की थर्मोमीटर है, पॉकेट थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर की प्रयोग में हम ले लेते हैं। साथ साथ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह इन्वर्टर रखें। जो इन्वर्टर से क्या होगा, ये जो एरेटर है, ये पंप है, इस पंप के अंदर हमेशा एयर सप्लाई कर रहा है जरूर। तो ये जो चीज जो है ये बहुत आवश्यक है, और इसमें अधिक खर्च नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जितना भी तालाब में मछली पालते समय सप्लीमेंट्री फीडिंग के साथ खाद्य पदार्थ देते हैं, उसके आधा खाद्य पदार्थ भी हमें इसको पाल सकते हैं घर में, और इसमें अधिक स्टॉकिंग रेट ज़्यादा हो सकता है। हम बहुत सारे मछली एक साथ पाल सकते हैं, और निकालना भी बहुत ईजी है। जब मछली की पर्टिकुलर ग्रोथ हो जाता है, इस ग्रोथ के लिए मैं यहाँ टैप खोल के पानी निकाल लेंगे, और यहाँ नेट लगा रहेगा, जिससे कि मछली बाहर नहीं आएगी, हम उसको ले सकते हैं। तो ये जो है प्लास्टिक की टब, बड़े बड़े जो कंपनी के प्लास्टिक के जो बड़े बड़े जो टैंक है उसके भी काम में ले सकते हैं, या सीमेंट के टैंक भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, जब मछली ब्रीडिंग करते हैं प्रजनन काल में, उसके सीड्स को मेल और फीमेल फिश की जो आप लोग पहले ही बताए थे इंग्लिश ब्रीडिंग के समय, उस सीड्स कलेक्ट करके उनको निषेचित करके फिर हम लोग वहाँ से जैसे फिंगरलिंग्स पर छोटे छोटे उनके बच्चे होंगे, उस बच्चे को यहाँ हम लोग डाल सकते हैं, और उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग के साथ हम उसके पाल सकते हैं, और यहाँ से बहुत फायदा होता है। जब एक इस प्रकार की जो तकनीक है, इसमें करीब 25 से 30 हज़ार रुपये टैंक वाली इंस्ट्रूमेंट पीछे खर्च होता है, जबकि हमें इनसे 2 गुना और 3 गुना हमें लाभ होता है, अर्थात प्रॉफिट 1 लाख और इन्वेस्टमेंट हमें 30 गुना।
तो इससे हम जो बेरोजगार है या जो विद्यार्थी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और इस प्रकार की जो फीस है उन फीस को कंज्यूम करने की जो इच्छा रखते हैं या मार्केट में बेचने के लिए इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार की कार्य